प्रिय मित्रों, सीएमपीसी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। देखिए, सीएमपीसी चैनल ये वो चैनल है जिस पर आपको लगातार सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने के लिए जो आरपीएससी एग्ज़ाम लेती है और मैथमेटिक्स का जो पार्ट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। ये वही है जिस पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ। देखिए, इसके अंदर अपना जो भी मैकेनिक्स वाला पार्ट चल रहा है, तो मैकेनिक्स वाले पार्ट के अंदर एक छोटा सा पार्ट है लॉज ऑफ मोशन। जनरली इसको हम सभी जानते हैं और जब ये टॉपिक दे रखा है तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनने की संभावना बन सकती है। और ये जो लॉज ऑफ मोशन है इतने सिंपल है बिल्कुल कि कोई भी इसका क्वेश्चन राइट कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपका इसका क्वेश्चन सही कर लेंगे। जनरली इसके 3 लॉ हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और ये लॉ आप सभी जानते हैं। लेकिन इसमें कुछ जो यूनिकनेस है, क्योंकि ये टॉपिक जो ओरिजिनली फिजिक्स का है, ठीक है ना, तो जो यूनिकनेस, कुछ अलग चीज़ें जो होती है जो हम नहीं जानते हैं, वो चीज़ें मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा, ताकि आपका आरपीएससी के अंदर, क्योंकि आरपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है वो बिल्कुल हट कर लेती है। सामान्य चीज़ें सभी जानते हैं, वो ऐसे कोने से क्वेश्चन निकाल के लाती है जो जनरली वो कोना हमारे से कितनी बार जो अछूता रह जाता है। तो आज का जो टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, यानी कि पहला जो नियम है गति, इसको हम कहते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, और इस प्रथम नियम को इसने 3 पार्ट के अंदर बांट रखा है, 3 पार्ट के अंदर, ठीक है ना। अब आपने केवल 2 ही पढ़े होंगे। 3 पार्ट कौन से? पहला है ये 3 इसके अंदर आते हैं, स्थिर, गतिशील और दिशा। अब इसमें एक वर्ड आता है जड़त्व, है ना। जड़त्व वर्ड क्या है? ये इसको कहते हैं इनर्शिया, है ना, इनर्शिया। जड़त्व का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी जो होती है वो हमेशा अपनी पोजीशन से हिलना नहीं चाहती, हटना नहीं चाहती। अगर वो गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और स्थिर है तो स्थिर रहेगी। ये कहलाता है जड़त्व, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं, इसको कहते हैं इनर्शिया। तो ये 3 कंडीशन है, स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम, गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम, और दिशा का जड़त्व, कि किस डायरेक्शन के अंदर उस पर कोई फोर्स अप्लाई होगा तो उसके अंदर वो जाएगी, या पर्टिकुलर किस दिशा में वो रहना चाहती है, वो उसके जो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, उसके जो बॉडी की रेगुलेटरी पर डिपेंड करेगा। तो पहला जो नियम है गति का प्रथम नियम, ये नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। यह कहलाता है स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम। दूसरा, गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करे। यह है गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम। तो मैंने पूरे को एक ही में लिख दिया कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। ये मुख्य बात है, समझ में आ गई बात। स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल काम नहीं करे, और अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल काम नहीं करे। बस चल रही है, ठीक है, स्पीड से, और एक पर्सन सीट पे बैठा है, अगर वो अचानक ब्रेक लगाएगा तो वो बंदा आगे गिर पड़ेगा। ये कौन सा है? गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम।
क्योंकि बस गतिशील अवस्था में थी, उसने अचानक ब्रेक लगाया और अचानक ब्रेक लगाते ही वो आगे गिर जाता है। तो क्योंकि बस गतिशील थी तो वो जो ऑब्जेक्ट था, जो पर्सन था उसके अंदर बैठा था सीट पे, वो भी गतिशील अवस्था में था। अब वो नहीं चाह रहा था कि मतलब कि वो अचानक रुके, लेकिन उस पर बाह्य बल लगा, ठीक है, तो तुरंत वो आगे गिर गया। तो ये आपके गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम है। ऐसे ही स्थिर अवस्था में अगर कोई बंदा गाड़ी में बैठा है और या मोटरसाइकिल में पीछे बैठा है और अचानक अगर ब्रेक मतलब उसको स्पीड कर लगा दी, रेस लगा दी, तो क्या होगा, पीछे की तरफ गिरेगा। मतलब वो स्थिर अवस्था में था लेकिन अचानक उसको मोशन मिल गई तो वो पीछे की तरफ गिर जाता है। ये आपके स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम। ऐसे ही दिशा को भी अपन बता सकते हैं। ये हमारा गति का प्रथम नियम है, ठीक है। अब इस गति के प्रथम नियम से जुड़ी एक बात जो आप शायद नहीं जानते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ इनर्शिया एंड नॉन इनर्शिया। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होता है। अब ये टॉपिक आप कहेंगे ये तो सिलेबस में कहीं देखा ही नहीं हमने, लेकिन इन दोनों टॉपिक का सीधा सीधा संबंध न्यूटन के गति के प्रथम नियम से है। इस प्रथम नियम से ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए कि जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होता, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है, और नॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सीधी सीधी बात है, जो निर्देश फ्रेम गति के प्रथम नियम का पालन करे, इस प्रथम नियम को फॉलो करे, वो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, और जो प्रथम नियम को फॉलो नहीं करे वो अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। ये इसका डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से वो क्वेश्चन डाल सकता है कि जड़त्वीय निर्देश फ्रेम जो गति के प्रथम नियम को फॉलो करे, उसका पालन करे, वो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम होगा, और जो नहीं करे वो अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। ये हमारे प्रथम नियम है। आपने स्केल पर सिक्का रख करके और ग्लास के ऊपर रख के वो एक्सपेरिमेंट किया होगा इस तरीके से, तो उसके अंदर वो सिक्का पानी में गिर जाता, वो भी एक स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम है ना, इजी। तो ये आपके गति का प्रथम नियम है, और गति के प्रथम नियम में आपको केवल इतना स्टडी करना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। गति का दूसरा नियम यानी न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, किसी कण के संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो उस पर आरोपित बल के बराबर होती है, और संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो बल की दिशा में होती है। ये बात अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर एक जो कॉन्सेप्ट आया है कि संवेग यानी कि मोमेंटम है ना, इसको P से लिखा जाता है, और ये होता है P = mv, मास इनटू वेलोसिटी। ये आपके संवेग में, संवेग का फॉर्मूला है, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर आप इसके काम करें, ध्यान से अगर देखें तो संवेग में अगर परिवर्तन करें तो ये dp/dt हो जाएगा और m dv/dt हो जाएगा, क्योंकि मास तो उसका ऑब्जेक्ट का फिक्स है, वेलोसिटी तो बदल रही है ना। तो इसलिए तो इसके अंदर आपके ये dp/dt जो है वो आपके m, और ये आपके dv/dt क्या होता, त्वरण, एक्सेलरेशन। तो ये आप इसको m में लिख दें, और इससे आपके ये m में क्या होता, f, तो dp/dt = f हो जाएगा। यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो बल के बराबर होती है, और इसलिए आप द्वितीय नियम को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं F = ma, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, और दूसरा जो है वो आप लिख सकते हैं F = dp/dt। ये आपके दो रूप है इसके, संवेग में परिवर्तन की दर वाला और दूसरा मास इनटू एक्सेलरेशन वाला। ये आपका
जो द्वितीय नियम है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर एक खास बात और आती है कि अगर हमारे, क्योंकि फाइनली हमारे पास जो आया है वो आ गया है F = ma, तो अगर हम यहाँ पर m = 1 किलोग्राम ले और एक्सेलरेशन को अपन 1 मीटर/सेकंड² ले, तो आपके जो फोर्स आएगा वो आपके हो जाएगा 1 किलोग्राम इंटू, चलो मल्टीप्लाई कर लें, मीटर/सेकंड², और इसको कहेंगे अपन 1 न्यूटन। मतलब क्या हो गया, 1 न्यूटन = किलोग्राम इंटू मीटर/सेकंड², है ना। ये आपके 1 न्यूटन हो जाएगा, मतलब 1 न्यूटन = किलोग्राम इंटू मीटर/सेकंड²। इसको हम 1 न्यूटन यूनिट कहते हैं, जो हमारे फोर्स की यूनिट है, बल्कि इकाई। तो ये आपका गति का द्वितीय नियम है। आप आराम से इसको समझ सकते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए, आपको एक एक जो टॉपिक है मैं उसको लेके चल रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, और वो जिसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकें और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही कर सकें। आपका टारगेट जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो लेक्चरशिप और सीनियर टीचर का जो है मैथ्स का, वो टारगेट है, और उस टारगेट को लेकर के मैं ये कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप इसको पढ़ेंगे तो आप इस पर अगर न्यूमेरिकल भी आया तो आप आराम से दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक बात और, यहाँ जो है ये d/dt p को आप P2 - P1 भी कर सकते हैं। तो उस केस में आपके ये d/dt और P2 का मतलब mv2 - mv1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको दो वेलोसिटी दे रखी होगी, तो भी द्रव्यमान तो पिंड वही है ना, कण वही है, जो ऑब्जेक्ट पार्टिकल वही है, तो मास सेम रहेगा। तो अलग अलग वेग दे रखे हो तो आप उसको इस तरीके से यूज़ करें ताकि न्यूमेरिकल भी इसका सही हो जाए। यानी द्वितीय नियम जो है, सेकंड लॉ है, वो सीधा सीधा आपके किससे संबंधित है, मोमेंटम से, संवेग से। संवेग में परिवर्तन की दर को अपन बल कहते हैं, और ये संवेग में जो परिवर्तन है वो बल की दिशा में होगा। ये आपका द्वितीय नियम। अगला है गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तीनों ही नियम न्यूटन ने दिए, ध्यान रखें आप, न्यूटन के गति के नियम कहलाते ही है, ठीक है। और ये जो नियम है, इसके अंदर गति का तृतीय नियम। देखिए तृतीय नियम क्या है, ये आपके गति का तीसरा नियम है, बिल्कुल सिंपल सा। इसको हम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी इसको कहा जाता है, एक्शन और एंड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि किसी भी क्रिया की सदैव समान परिमाण और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर अगर एक बल F काम कर रहा है, जैसे F12, तो इसका सीधे सीधा अर्थ है कि F21 माइनस में, यानी एक पर दूसरे द्वारा जो बल लग रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट द्वारा, वो दूसरे पर पहले द्वारा जो बल लग रहा है वो इसके इक्वल होगा, और माइनस का मतलब विपरीत दिशा में होगा। तो फाइनली हम इसको कह सकते हैं F12 + F21 = 0। ये आपका क्रिया और प्रतिक्रिया का तीसरा नियम जो न्यूटन ने दिया है। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल आएंगे वो आपके जैसे रॉकेट,
का वेग, टरबाइन का प्रतिक्षेप वेग, ऐसे ही गोली का प्रतिक्षेप वेग। ये आपके ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। ये ऐसे एग्जाम्पल ऐसे और भी हो सकते हैं। हमारे को कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, यानी हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है समान मात्रा में, यानी समान परिमाण में, और दिशा विपरीत। तो ये आपके तीसरा नियम हो गया है। इस तरीके से आपके गति के तीनों नियम, पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाएगा स्थिर और गतिशील में, दूसरा आपका संवेग का नियम है, दूसरे वाले नियम को अपन संवेग का नियम कहेंगे, ध्यान रखना, जो हमारे P = mv से अपन ने डिराइव किया है, और तीसरा नियम जो है वो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो ये इस तरीके से एक छोटा सा टॉपिक है आपके जो न्यूटन की गति के नियम। इन नियमों को अपन ने ब्रीफली इस तरीके से देख लिया है। आप इसको समझें, पढ़ें और नोट कर लें ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बहुत सुविधा मिले। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप CMPC चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर करें, सभी को इसका फ़ायदा हो। साथ ही जो CMPC नाम से जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन करें ताकि अपनी अपडेट्स बराबर मिलती रहे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और हमारा डिस्कशन लगातार बढ़ेगा, हमें कब क्या करना है उसके अंदर। इसलिए तो आप अगले वीडियो तक आप फिर से आप वेट करें, और तब तक के लिए आपको थैंक्स।